नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोत्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर की नई क्लास में, जिसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए 10 सवाल जो बने आज रात तक की सुर्खियों से। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए, थोड़ी ठोकर थोड़ा दर्द, ये भी तेरा इम्तिहान है। जो हार गया वो टूट गया, जो डटा रहा वही महान है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमेशा ये समय हमारे पास आता रहेगा। हमेशा हमारी हर क्षेत्र में परीक्षा होती रहेगी, लेकिन हम उसे डटकर सामना तब तक नहीं करेंगे, तब तक हम हारते रहेंगे। जब हम उन्हें पार कर लेंगे तो वही जो आज हमारी परेशानियां हैं कल हमारी उपलब्धियों में बदल जाएगी। जैसे कि विद्यार्थी जीवन में आज जो आपके सामने परेशानियां आ रही हैं, आपको रात को जागकर पढ़ना पड़ रहा है, कल जब आप कामयाब हो जाएंगे, एक बार मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, ये जो आज रातने वाली जागने वाली आपकी रातें गुजर रही हैं, ये आपकी लोग आपकी पीठ के पीछे उपलब्धियों के रूप में गिनाने लगेंगे और दूसरों को बताने लगेंगे कि उसको देखो, वो रात रात भर पढ़ता था, और जो आज आपकी मेहनत है कल वो आपकी उपलब्धियां बनकर आपके मेडल के रूप में आपके छाती पर लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बन गया है? दोस्तों, अभी एक रिपोर्ट जारी की है हमारे यहां पर, जो IATA है। क्या है IATA? यह इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन, ठीक है। तो ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ। इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में इसने बताया गया है कि कौन सा देश ट्रैफिक के मामले में, यानी यात्रियों को इधर से उधर पहुंचाने के मामले में किस स्थान पर रहा है। तो इसने जो रिपोर्ट जारी की है उसका नाम है वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। इसकी रिपोर्ट वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, ये रिपोर्ट इसने जारी की है और इसमें बताया गया है कि भारत जो है जापान को पछाड़कर, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। भारत जापान को पछाड़कर, भारत किसको पछाड़कर? जापान को पीछे छोड़कर यात्री, यानी जो प्लेन से यात्रा करते हैं, छोड़कर 5वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। यानी भारत में अब जापान से ज्यादा यात्री हवाई जहाज के द्वारा यात्रा करते हैं, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ। तो भारत कौन से स्थान पर आ गया? 5वें स्थान पर। इसमें बताया गया है कि 24.1 मिलियन इतने लोग भारत में 2024 में प्लेन से यात्रा किए हैं, यानी 2.4 मिलियन, 241 मिलियन, कितने? 241 मिलियन लोग किससे? हवाई जहाज से यात्रा की है। अगर मैं बात करूं इसमें नंबर 1 कौन है, तो यूएस नंबर 1 है, जहां पर 87.6 करोड़ लोग। हमारे यहाँ कितने हैं? 24.1 करोड़ लोग करते हैं यात्रा। तो वहीं यूएस में लगभग 88 करोड़ के आसपास लोग वायुयान से यात्रा करते हैं। दूसरे स्थान पर हमारा पड़ोसी चमगादड़ चीन है, ठीक है। तीसरे स्थान पर यूके और चौथे स्थान पर स्पेन और 5वें स्थान पर अपना भारत है। भारत और स्पेन दोनों बराबर हैं, 24.1, ठीक है। इतने ही यात्री भारत में करते हैं और इतने स्पेन में, लेकिन स्पेन पहले से ही आ गया है, तो अभी भारत को 5वें नंबर पर रखा गया है, ठीक है। इसके बाद जो ये IATA है, इसने बताया कि भारत के अंदर जो दिल्ली मुंबई जो वायु मार्ग है वो सबसे व्यस्त मार्ग है। वायु मार्ग देश का सबसे व्यस्त मार्ग है, यानी देश में जितने भी वायुयान एक शहर से दूसरे शहर से तक उड़ते हैं, उसमें दिल्ली से मुंबई जाने वाले यात्रियों की संख्या सबसे अधिक है। तो भारत को इसमें दिल्ली मुंबई वायुयान को पहले नंबर पर रखा गया है और विश्व में इसका 7वां स्थान है, ठीक है। इस मार्ग का विश्व में सबसे अधिक यात्री
आने जाने में 7वां स्थान है। वहीं पहला नंबर किसका है? तो पहला नंबर जो दिया गया है वो दक्षिण कोरिया के जेजू से सियोल। किसको? तो दक्षिण कोरिया देश के जेजू शहर से और जो सियोल राजधानी है उनके बीच जो यात्रा होती है उसको सबसे व्यस्त मार्गों की श्रेणी में पहले नंबर पर रखा गया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बात यहां पर रैंकिंग की आई है, तो कुछ रैंकिंग को हम देख लेते हैं। चलिए, अभी जो हमारी रैंकिंग रही 2025 में उसको हम देख लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कि शांति में कितनी रैंक है? शांति में कितनी रैंक है भारत की? एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक क्या रही? जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? जलवायु परिवर्तन में फीफा में यानी फुटबॉल में भारत की रैंक क्या है? फुटबॉल में भारत की टीम किस स्थान पर है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? लैंगिक अंतराल में भारत की रैंक क्या है? लैंगिक अंतराल में भारत की रैंक क्या है? यानी ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक क्या रही? जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? उसके बाद विश्व निवेश रिपोर्ट यानी विश्व में जहां सबसे ज्यादा निवेश होता है वहां भारत का स्थान निवेश पाने में कौन सा रहा? तो विश्व निवेश रिपोर्ट। साथ ही पर्यटन अर्थव्यवस्था, जहां लोग घूमने जाते हैं उस अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंक क्या रही? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता यानी हमारे यहाँ की मीडिया कितनी स्वतंत्र है उसमें भारत की रैंक। साथ ही पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में क्या? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? उसके बाद प्रेस स्वतंत्रता हो गई, प्रेस स्वतंत्रता, पर्यावरण, और उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आतंकवाद से प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या रहा? आतंकवाद से प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या रहा? अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक क्या है? अर्थव्यवस्था में फायर पावर, हथियार आयातक में विश्व में कौन सा स्थान पर भारत हथियार आयातक देशों की सूची में आता है? उसके बाद जो है एशिया पावर में भारत का स्थान क्या है? एशिया पावर में भारत का स्थान क्या रहा? ठीक है। और हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही? यानी विश्व के देशों में भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत है उसमें, और खुशहाली में भारत की रैंक क्या रही? खुशहाली में जहां हम 118वें नंबर पर हैं, तो हेनले पासपोर्ट में हम 77वें नंबर पर पहुंच गए हैं। तो इसमें काफी सुधार हुआ है। एशिया पावर में यानी एशिया में सबसे अधिक शक्तिशाली देशों की सूची में हम तीसरे स्थान पर, पहले नंबर पर यूएसए है और दूसरे पर चाइना। हथियार आयातक के देशों की सूची में बात करें तो दूसरे नंबर पर, पहले पर यूक्रेन है। फायर पावर में यानी विश्व में सबसे अधिक सैन्य शक्ति किसकी मजबूत है? तो भारत चौथे नंबर पर आता है। आतंकवाद से प्रभावित देशों में हम 14वें स्थान पर हैं। अर्थव्यवस्था में हम 4th स्थान पर हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंक 130 रही है। तो कितनी रैंक रही है? 130। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में हम 176वें नंबर पर रहे। और प्रेस स्वतंत्रता यानी हमारे यहाँ की जो मीडिया है वो कितने स्वतंत्र है उसमें हम 151वें पायदान पर रहे। पर्यटन अर्थव्यवस्था यानी हमारे यहाँ जो देश घूमने लोग आते हैं तो उसमें अर्थव्यवस्था में हम 8वें स्थान पर है। विश्व निवेश रिपोर्ट में हम 10वें स्थान पर रहे। विश्व निवेश रिपोर्ट में हम कितने? 15वें स्थान पर रहे। जलवायु परिवर्तन में हम, या जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान वाले देशों में हमारा कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। लैंगिक अंतराल यानी यहाँ पर कितने लड़कों पर कितने लड़कियां उपस्थित हैं उसकी सूची में हम 131वें स्थान पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में हमारी रैंक कितनी है? तो 10वीं है। फीफा में हम 133वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन तो हमारी 10वीं होगी। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत पहली बार टॉप 100 में शामिल हुआ है। तो हमारी रैंक कितनी है इसमें? 99 है। और शांति वाले देशों में हम 115वें स्थान पर हैं। तो ये सारी रैंक हो गई जो हाल ही में 2025 में अभी भारत की आई है। तो चलिए इसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो ये हो गया हमारा वायुयान, जहां हम 5वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। ठीक है। और हमने किसको पछाड़ा है?
तो हमने जापान को पछाड़ा है। तो चलिए जापान को एक बार मैप में देख लेते हैं। ठीक है, जापान को एक बार मैप में हम देख लेते हैं। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। अगर हम भारत से किधर चलें, भारत से हम पूर्व की ओर चलें, तो पूर्व की ओर कौन सा होगा, ये ईस्ट हुआ, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और इधर हमारा साउथ। तो अगर हम भारत से नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो सीधे पहुंचेंगे चाइना को पार करते हुए, कहां पर, प्रशांत महासागर में। ये वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये वाला क्षेत्र हमारा सारा प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है जिसको हम जापान के नाम से जानते हैं। और जापान मुख्यतः 4 द्वीपों पर उपस्थित है। उसके 4 द्वीप कौन कौन से हैं, तो सबसे ऊपर वाला द्वीप है इसका होकाइडो, होकाइडो, दूसरा होन्शु, तीसरा शिकोकू, शिकोकू, और चौथा इसका क्यूशु, क्यूशु इसका चौथा द्वीप है। अब यहाँ पर जो होन्शु है इस पर ही जापान की राजधानी है जिसका नाम है टोक्यो। क्या है इसकी राजधानी, टोक्यो। और यहाँ पर जो संसद है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो संसद को हम डाइट के नाम से जानते हैं। जापान की संसद को हम डाइट के नाम से जानते हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की जो करेंसी है वो येन है, येन यहाँ की करेंसी है। और इसको हम और कौन से नाम से जानते हैं, तो जापान को सुकुमारों का देश और सूर्य उदय के देश के भी नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए ये जानकारी हो गई आपको जापान के बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से पहले अपने रिवीजन के कुछ क्वेश्चन। हाल ही में सिम्बेक्स 2025 किस 2 देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है, तो भारत और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच अभ्यास होता है। कौन सा, सिम्बेक्स, सिम्बेक्स अभ्यास, भारत और सिंगापुर। ऐसे ही एक होता है सिनबैक्स, सिनबैक्स अभ्यास, सिनबैक्स, और एक होता है सिलीनेक्स, सिलीनेक्स। तीनों नाम मिलते जुलते हैं। तो सिनबैक्स जो अभ्यास है वो किसके साथ, भारत कंबोडिया के साथ करता है। वहीं सिलीनेक्स भारत श्रीलंका के साथ करता है। हाल ही में एक अभ्यास और सिंगापुर के साथ हुआ। आप मुझे उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला दूसरा अभ्यास कौन सा है। ठीक है, हाल ही में भारत ने 57वें इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025 में कुल कितने पदक जीते, तो भारत ने यहां पर 4 पदक जीते हैं। कितने, 4 पदक जीते हैं। हाल ही में टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम किस स्थान पर खोला है, तो मुंबई में, भारत में मुंबई में पहला टेस्ला का शोरूम खुला है। और टेस्ला किसकी कंपनी है, तो एलन मस्क की कंपनी है जो अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जानी जाती है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस निस्तार किस प्रकार का पोत है, तो जो आईएनएस निस्तार है ये डाइविंग स्पोर्ट्स पोत है, डाइविंग स्पोर्ट्स पोत है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में 600 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 600 वर्ष बाद किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्रशांत महासागर है उसमें एक प्रायद्वीप है रूस का जिसका नाम है कमचटका। और कमचटका प्रायद्वीप जो कहां पर है, कमचटका प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। और ये कहां पर है, तो ये रूस में, रूस के पूर्वी हिस्से में, पूर्वी के पूर्वी हिस्सा। और पूर्वी हिस्सा कहां पर, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में जो उसका पूर्वी हिस्सा है वहां पर इसका कमचटका प्रायद्वीप है। और यहाँ कुछ दिन पहले 8.7 तीव्रता का भूकंप आया था। किसका, 8.7 तीव्रता का यहाँ पर भूकंप देखने को मिला है। और उसके पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक ज्वालामुखी और फटा था जिसका नाम था केलू, ये नाम का ज्वालामुखी फटा था। अब यहीं पर एक दूसरा ज्वालामुखी जिसका नाम है क्रोशेनिनिकोव ज्वालामुखी। ठीक है, अब इस ज्वालामुखी में भी क्या हो गया है, विस्फोट हो गया है। और विस्फोट क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो भूकंप आया था
उसके कारण प्लेटों में हलचल उत्पन्न हुई और हलचल उत्पन्न होने के कारण ये ज्वालामुखी वहां पर फट रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया था, कमचट का प्रायद्वीप कहां पर आता है, तो ये आपके रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में पड़ता है और यहां पर लगभग 300 ज्वालामुखी उपस्थित है और जिसमें से 29 सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी जिनमें से लावा अभी भी निकलता रहता है। अब इसमें से एक क्रॉसी निनिकोव ज्वालामुखी में भी विस्फोट हो गया है, लेकिन ये जो ज्वालामुखी है इसमें जो विस्फोट हुआ है ये 1463 के बाद 1463 के बाद पहली बार इसमें क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो इसमें 1463 से अभी तक कोई विस्फोट नहीं हुआ था, लेकिन इस हलचल के कारण अब यहां पर क्या हुआ है, एक विस्फोट हुआ है और इसका लावा काफी दूर तक फैल गया है। और जो ये विस्फोट है ये बिना पूर्व चेतावनी के हुआ है, यानी यहां पर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी, यहां से लोगों को नहीं हटाया गया था। बाकी अभी यहां पर कोई नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन यहां से लोगों को नहीं बताया गया था कि यहां पर विस्फोट होने वाला है, फिर भी इसमें विस्फोट हो गया है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि वैज्ञानिकों की नजर से ये अभी दूर था, अभी उसमें विस्फोट हो गया है। अब हम जानते हैं ये ज्वालामुखी होते क्या हैं, ज्वालामुखी फटते क्यों हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, अगर मैं उसका एक हिस्सा ले लूं तो ये हो गया हमारा पृथ्वी का एक हिस्सा। ठीक है, ठीक, ये एक हिस्सा। अब मैंने इसको पृथ्वी को अगर मैं बीच में से काट दूं तो पृथ्वी कुछ ऐसी निकल के आएगी। अगर मैं एक हिस्सा इसका काट दूं तो पृथ्वी कैसी निकल के आएगी, ऐसी निकल के आएगी। ठीक है, तो पृथ्वी हम 3 हिस्सों में बांटे हुए हैं। पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। जो पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम क्रस्ट। ठीक है, बीच वाले हिस्सों को हम बोलते हैं मेंटल और नीचे वाले हिस्सों को हम बोलते हैं कोर। ठीक, अब ये नीचे वाला जो कोर है यहां पर ये ठोस अवस्था में है और उसका भी ऊपर वाला हिस्सा किसमें है, द्रव अवस्था में। यानी कोर को भी हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, ऊपरी कोर और निचली कोर। ऐसे ही हम मेंटल को भी 2 हिस्सों में बांटते हैं, नीचे वाला ठोस अवस्था में और ऊपर वाला द्रव अवस्था में है। अब जो पृथ्वी का कोर है ये अत्यधिक गर्म है। यहाँ का तापमान कितना है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है। और जो ऊपर वाला क्रस्ट है इसका तापमान कितना है, तो 15 से 16 डिग्री इसका तापमान होता है। अब यहाँ पर जो तापांतर उपस्थित होता है उस तापमांतर के कारण तापमान नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, तापांतर क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है, क्योंकि उष्मा का जो चलन है वो ज्यादा तापमान से कम तापमान की ओर होता है। तो यहां से क्या चलता है, तापमान ऊपर की ओर चलता है। और यहां पर जब ये द्रव अवस्था में पहुंचता है तापमान, तो यहां से लिक्विड में यहां पर कुछ गुंबदनुमा संरचना उठती है जिसे हम मेंटल प्लूम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मेंटल प्लूम। और ये मेंटल प्लूम जो बनता है ये किसी छिद्र से, ये मेंटल प्लूम या ऊर्जा किसी छिद्र से ये पृथ्वी पर निकलती है जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो ये जहां से पृथ्वी से लावा बाहर निकलता है, पृथ्वी से लावा बाहर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक, ज्वालामुखी, अगर ज्वालामुखी बड़ा हो जाए यानी ज्वालामुखी का मुंह बड़ा हो जाए तो उसको हम क्रेटर के रूप में जानते हैं। क्रेटर के रूप में जानते हैं, यानी ज्वालामुखी का बड़ा रूप क्या हो गया, क्रेटर। और क्रेटर से भी बड़ा मुंह इसका कॉलडेरा। क्या होता है, कॉलडेरा, जिसमें कई ज्वालामुखी उपस्थित होते हैं, कई ज्वालामुखी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी फटते कैसे हैं, तो यहाँ पे पृथ्वी में 2 गतियां होती हैं। पृथ्वी में 2 गति करती है। पृथ्वी की जो प्लेट है वो 2 गति करती है। पृथ्वी की प्लेटें 2 गति करती हैं। और पृथ्वी की प्लेटें कौन कौन सी गति करती हैं, एक होती है अभिसारी गति और एक होती है अपसारी गति। कौन सी गति, अपसारी गति। अब जो ये अभिसारी गति है ये कैसे होती है, तो मैं आपको यहां पर समझाऊं। 2 प्लेटें जब आपस में अपने आप से विपरीत दिशा में चले, यानी अपनी आप से विपरीत दिशा में चलती हैं, तो इसको कहते हैं
अपसारी गति। क्या बोलते हैं इसको? अपसारी गति। और अगर दोनों प्लेटें एक ही दिशा में चलें तो इसको बोलते हैं अभिसारी गति। ठीक है, अगर प्लेटें एक दूसरे को बुलाए कि अभी आ रही हूं, या इसका मतलब हुआ अभिसारी, और जब ऊपर उठे एक दूसरे से तो उसको बोलते हैं अपसारी, यानी वहां से दूर जाएंगे। अब जब प्लेट अपसारी गति करती हैं तो यहां से पृथ्वी के बीच में क्या होगा? प्लेटों के बीच में जगह बनेगी, और यहां से जगह बनने से क्या होगा? लावा बाहर आता है। ठीक है, तो ये हो गया अपसारी। अगर मैं बात करूं अभिसारी, तो अभिसारी में एक प्लेट जो हल्की प्लेट होगी वो क्या होगी? भारी प्लेट से टकराने के बाद क्या होगी? नीचे चली जाएगी, और नीचे पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक है। ठीक है, पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक है। अब यहां पर ये प्लेट क्या होगी? गलना शुरू होती है। इसको हम कहते हैं बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन कहते हैं। और यहाँ पर अधिक तापमान के कारण पृथ्वी गलना शुरू होती है, यानी इसका लावा बनता है। अब ये लावा रिसकर दरारों से पृथ्वी पर निकल जाता है, जिसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये हो गई पूरी कहानी ज्वालामुखी की। चलिए, तो ये ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कमचटका प्रायद्वीप। कमचटका प्रायद्वीप कहां पर है? तो ये हमारा प्यारा हो गया भारत। अगर भारत से हम कहां चले? भारत से अगर हम ऊपर की ओर चले तो भारत से ऊपर क्या होगा? नॉर्थ, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, और इधर ईस्ट, और यहाँ पर वेस्ट, और नीचे साउथ। अगर भारत से हम नॉर्थ में जाते हैं तो यहाँ पर एक देश पड़ता है रूस, और रूस के पूर्वी हिस्से में, अगर रूस में कौन सा हिस्सा? ईस्ट वाले हिस्से में, पूर्वी हिस्से में क्या है? ये वाला प्रायद्वीप है, जिसको हम बोलते हैं कमचटका प्रायद्वीप। कमचटका प्रायद्वीप, यहाँ पर ही ये भूकंप अभी आया था, और यहीं पर ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहा है। रूस जो दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश। ठीक है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और यहाँ की राजधानी मॉस्को है, मॉस्को इसकी राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रूबेल यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ का जो राष्ट्रपति भवन है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो क्रेमलिन के नाम से हम इसे जानते हैं। रूस तुर्की के अलावा एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में विस्तारित है। यानी ये किस क्षेत्र में? यूरोप में भी और एशिया में, दोनों में इसकी क्षेत्रफल है। तो हम बात करें, ये यहां से किसमें है? इधर से एशिया में, और इधर वाला भाग इसका यूरोप में है। ठीक है, यूरोप में इसका ये वाला भाग है। और यहाँ पर एक पर्वत उपस्थित है जो इसे दो भागों में बांटता है, और इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, जिसे एशिया और यूरोप में रूस को बांटने वाला पर्वत कौन सा हो गया? तो यूराल पर्वत इसको बांटने वाला पर्वत है। और यहाँ की अगर मैं बात करूं सबसे गहरी झील कौन सी है? तो लेक बेकाल। लेक बेकाल यहाँ की सबसे गहरी झील है। लेक बेकाल यहाँ से सबसे निचला बिंदु भी है और सबसे गहरी झील भी है। चलिए, और अब कुछ ज्वालामुखी देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के नाम भी हम इसमें देख लेते हैं। ज्वालामुखी को उसकी सक्रियता के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। ज्वालामुखी कितने भागों में? तीन भागों में। कौन कौन से? एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी वो जिनसे लगातार अभी लावा निकल रहा है, उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। दूसरे होते हैं सुसुप्त। सुसुप्त ज्वालामुखी, ज्वालामुखी यानी हाल फिलहाल में इनसे ज्वालामुखी नहीं निकल रहा, लेकिन भविष्य में निकलने की संभावनाएं होती हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में नहीं फटेगा। एक होता है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी जो बिल्कुल बढ़ चुका है, जिससे कभी अब भविष्य में लावा निकलने की संभावना नहीं है। भारत में ऐसा ज्वालामुखी कौन सा है? तो नारकोंडम। नारकोंडम ज्वालामुखी भारत का सुसुप्त यानी मृत ज्वालामुखी है। अब कुछ विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी जो चर्चाओं में रहते हैं, जैसे मोनोलोवा, मोनोलोवा और किलुआ। किलुआ ये कहां पे है? तो ये हवाई द्वीप, हवाई द्वीप जो किसका है? जो यूएसए का हवाई द्वीप है, उस पर स्थित है मोनोलोवा और किलुआ। इसके बाद ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो ये कहां पर है? तो ये चिली और अर्जेंटीना,
की सीमा पर है। किसकी? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है। उसके बाद और बात करूं तो चिम्बाराजो, चिम्बाराजो, चिम्बाराजो और कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी ये कहां पर है? तो चिम्बाराजो और कोटोपैक्सी इक्वाडोर, इक्वाडोर जो नॉर्थ अमेरिकी देश है, इक्वाडोर ये रहा यहां पर है। तो अर्जेंटीना और चिली ये रही यहां पर, ओजे डेल सेलाडो और इक्वाडोर में चिम्बाराजो और कोटोपैक्सी है। वहीं अगर मैं बात करूं किलीमंजारो, किलीमंजारो ये कहां पर? तंजानिया, तंजानिया अफ्रीका में किलीमंजारो, और जो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी भी है, यानी अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो किलीमंजारो है। माउंट अल्ब्रुस, माउंट अल्ब्रुस ये कहां का है? तो रूस का है। माउंट अल्ब्रुस रूस का है। वहीं माउंट फ्यूजी, फ्यूजी कहां का है? तो फ्यूजी जापान का है, फ्यूजी जापान का हो गया। ठीक, जापान का हो गया। दैमाबाद, दैमाबाद कहां पर है? तो दैमाबाद नाम का ज्वालामुखी ईरान में है। दैमाबाद का ज्वालामुखी कहां पर? ईरान में। वहीं भारत में कौन सा है? तो भारत में बैरन द्वीप, बैरन द्वीप भारत में है, भारत में। स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली कहां पर है? भूमध्य सागर में, और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्राम्बोली, एटना और विशुवियस, विशुवियस ये तीनों को किस देश के क्षेत्र में आते हैं? तो इटली के क्षेत्र में आते हैं। और स्ट्राम्बोली को हम प्रकाश स्तंभ यानी भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ ही जावा, सुमेरु, जावा सुमेरु नाम के कहां पर है? तो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में ये ज्वालामुखी। तो विश्व की ये प्रमुख ज्वालामुखी जो मैंने आपको लिखा दी। चलिए अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन उससे पहले हमारे रिवीजन के क्वेश्चन जो हाल ही में चर्चा में रहे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जन धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की कितनी योजनाओं को विलय की गई है? तो इसमें हमारे यहाँ पर 36 योजनाओं को क्या किया गया है? विलय किया गया है। 36 योजनाओं को जो अलग अलग मंत्रालय की थी वो एक मंत्रालय के अधीन ही कर दी गई है। हाल ही में महिला आरोग्य कक्ष का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? तो महिला आरोग्य कक्ष का शुभारंभ दिल्ली में किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर? तो जर्मनी में इनका आयोजन हुआ है। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखें। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो गुजरात में स्थापित किया गया है। देखो गुजरात में एक पोर्ट है, गुजरात का पोर्ट जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, जिसको हम पहले किस नाम से जानते थे? कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट के नाम से हम इसको जानते थे। तो कांडला पोर्ट का नाम बदल के अभी क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारी स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में इन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। और इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने भारत का पहला यानी देश का पहला मेक इन इंडिया, कौन सा? मेक इन इंडिया यानी भारत में बना हुआ पहला हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है, हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है। और इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता 1 मेगावाट की होगी, 1 मेगावाट की इसकी क्षमता होगी। और इसमें क्या किया जाएगा? ये जो प्लांट है इसकी क्षमता 10 मेगावाट की कर दी है। तो इसका पहले चरण में 1 मेगावाट का इन्होंने स्थापित किया है। आगे आगे जैसे चलेंगे ये बढ़ाते रहेंगे। अब इसके द्वारा क्या किया जाएगा? तो 11 बसें और स्ट्रीट लाइट इससे क्या की जाएंगी? जलाई जाएंगी।
ठीक है। ग्रीन ऊर्जा यानी ये ऊर्जा उत्पादन करती है हाइड्रोजन से, तो इसको हम हरित हाइड्रोजन संयंत्र के नाम से भी जानते हैं। और ये कहां पर हुआ है, तो कांडला पोर्ट गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। अब ये किसके लिए लाभदायक होगा, तो हमारा जो भारत का लक्ष्य है, भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन, भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक है, तो 2070 तक भारत ने कहा है कि हम जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं 2070 तक हम उतना कार्बन का अवशोषण भी करने लगेंगे, यानी हम नेट जीरो 2070 तक हो जाएंगे। तो उसकी दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और इससे क्या होगा, इसके समुद्री डी कार्बोनाइजेशन की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है, जिससे हम क्या करेंगे, जो समुद्र में हम कार्बन का उत्सर्जन करते हैं और उसमें फैला देते हैं, तो उसको खत्म करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम समझा जा रहा है। अब मैं बात करूं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक हुई थी COP21 मीटिंग जो पेरिस फ्रांस में हुई, कहां पर, पेरिस फ्रांस में 2015 में, ठीक है। और इसमें कहा गया कि जो पृथ्वी का तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए इस सदी के अंत तक। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, शून्य कार्बन उत्सर्जन करना होगा। अब ये COP21 होती क्या है, तो COP21 है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, यानी 21वीं बार ये पार्टी का कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, तो इसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 के नाम से जानते हैं। और इसकी शुरुआत कहां हुई, तो एक 1992 में रियो डी जेनेरियो जो कहां पर है, जो ब्राजील में है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और इस सम्मेलन में UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को क्या की गई, एक सहमति जाहिर की गई कि ये बनाना चाहिए। उसके बाद ये बना कब, तो 1994 में ये बनाया गया, यानी लागू हो गया। अब इसकी पहली COP21 बर्लिन जर्मनी में आयोजित की गई। उसके बाद लगातार इसकी मीटिंग चलती रही। वहीं 95 की बात है, उसके बाद 2002 में इसकी मीटिंग जो COP8 हुई वो भारत में हुई, नई दिल्ली में, ठीक है, भारत में इसका आयोजन किया गया। अब COP कहां पर हुई, COP21 मैंने आपको बता दी पेरिस फ्रांस में। अब पिछली इसकी मीटिंग कहां पर हुई थी, तो इसकी COP28 कहां पर, UAE में हुई, ठीक है। COP29 कहां होने वाली है, तो बाकू अजरबैजान की राजधानी बाकू में इसकी COP29 मीटिंग होने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो जलवायु परिवर्तन के होने वाले मीटिंग्स है उनके बारे में इसका इतिहास। तो आपने इसको पूरे को जान लिया। अब मैं बात करूं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जिसको हम H2 लिखते हैं, इसको हम भविष्य के ईंधन के रूप में भी जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, वो कितने, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं, तो 3 समस्थानिक हैं, ठीक है। कौन कौन से, 1H1, दूसरा 1H2, तीसरा 1H3। ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है भार और नीचे होता है स्थान, समस्थानिक। तो क्या क्या होगा इसके, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को हम प्रोटीरियम, 1H2 को ड्यूटेरियम और 1H3 को हम ट्रिटिरियम के नाम से जानते हैं। तो 3 समस्थानिक ये किसके हुए, ये हाइड्रोजन के हुए। चलिए तो अब बात करते हैं हम, तो ये हो गया हमारा पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मेक इन इंडिया फर्स्ट कमर्शियल कमीशन एट कांडला पोर्ट, यानी दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट पर इसको कमीशन किया गया। अब देखते हैं हम कहां पर हुआ, गुजरात। तो अब गुजरात के बारे में पूरी जानकारी को देख, गुजरात के बारे में देखते हैं। भारत के, अगर हम भारत के पश्चिम में जाएं, कहां पर, वेस्ट में, अगर भारत के पश्चिम में हम जाते हैं तो भारत का पश्चिमी राज्य है जिसे हम किस नाम से, सबसे पश्चिमी राज्य जिसे हम गुजरात के नाम से जानते हैं। गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर, क्या राजधानी है इसकी, गांधीनगर है। और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है
भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल उनका नाम है। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं, तो आज राज्यपाल कौन है यहाँ के? आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। आज से मैं आप लोगों को हर राज्य की जो राज्य पढ़ाऊंगा उसकी विधानसभा सीट, लोकसभा सीट और राज्यसभा कितनी सीटें हैं वो आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं लोकसभा सीट कितनी है, तो यहाँ पर लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और यहाँ की जो विधानसभा सीट जो मुख्यमंत्री चुनते हैं, जिनसे हम विधायक चुनते हैं, वो कितनी है? 182 सीटों पर यहाँ पर विधायक चुने जाते हैं। 126 सीटों पर जो प्रधानमंत्री के चुनाव में सहयोग करती हैं वो सीटें हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ के नृत्यों की, तो यहाँ के नृत्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात के जो लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य, तो सबसे पहले गरबा डांडिया, रासलीला, पनहारी, गरबा डांडिया रासलीला पनहारी, और उसके बाद भवई और लाशिया, भवई और लाशिया, ये क्या हो गए यहाँ के कुछ लोक नृत्य। अब यहाँ बात करूं यहाँ पे नेशनल पार्क, यानी यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, फिर है कृष्णा मर्ग राष्ट्रीय उद्यान, और मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ राष्ट्रीय उद्यान, और वेलावदार और वसंता, ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हुए। तो ये पूरी जानकारी आपकी गुजरात के बारे में। ठीक है, अब गुजरात से जुड़े कुछ और क्वेश्चन जो चर्चा में रहे, तो गुजरात में एक स्थान है लोथल, क्या स्थान है? तो लोथल क्या है? ये हड़प्पा काल का एक बंदरगाह शहर है, यानी हड़प्पा काल में यहाँ पर समुद्री जहाज आकर रुकते थे। तो अब यहाँ पर भारत प्लस पुर्तगाल दोनों देश मिलकर क्या कर रहे हैं? भारत और पुर्तगाल दोनों देश मिलकर यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय की स्थापना करेंगे। तो किसकी स्थापना करेंगे? राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय की स्थापना यहाँ पर करेंगे। साथ ही यहाँ पर गुजरात में अभी गुजरात के दाहोद में प्रधानमंत्री जी ने 9000 HP यानी हॉर्स पावर का एक लोकोमोटिव प्लांट स्थापित किया। ये भारत का सबसे बड़ा लोकोमोटिव प्लांट है। तो ठीक है, तो ये कहां पर हुआ? गुजरात के दाहोद में हुआ। चलिए अब रिवीजन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत को 2025 में इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत को इसमें 7वीं रैंक प्राप्त हुई है। कितनी? 7वीं रैंक। हाल ही में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किस देश में हुआ? तो श्रीलंका में इसकी प्रतिकृति का अनावरण किया गया। हाल ही में बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए LIC ने किसके साथ समझौता किया है? बीमा सखी योजना जो LIC की है उसके लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसमें सहयोग किया जाएगा। भारत कितने वर्षों के अंतराल के बाद फिडे विश्व कप की मेजबानी कर रहा है? यानी जो चेस, फिडे क्या है? जो चेस शतरंज को टूर्नामेंट आयोजित कराने वाली संस्था है, उसका नाम है फिडे। तो कितने साल बाद इसका आयोजन हो रहा है? तो 23 साल बाद भारत में इसका आयोजन होगा, 23 वर्ष बाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में लगभग कितने अरब डॉलर का आर्थिक अवसर है? यानी भारत का जो इलेक्ट्रिक क्षेत्र है इसमें कितने रुपए का निवेश करने का, अभी कितने अरब डॉलर का आर्थिक अवसर है? तो 200 अरब डॉलर का आर्थिक अवसर है। ठीक है, भारत में जो एक संस्था है नीति आयोग, तो दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई, ठीक है, नीति आयोग की बैठक हुई और इसमें इन्होंने बताया गया, नीति आयोग की एक रिपोर्ट निकाली और रिपोर्ट का शीर्षक था, इस रिपोर्ट का शीर्षक था
कि भारत में, रिपोर्ट का शीर्षक था कि एक 200 अरब डॉलर का अवसर। इसका शीर्षक है एक 200 अरब डॉलर का अवसर और भारत में इलेक्ट्रिक वाहन, ये इसका शीर्षक था। और ये किसके लिए बताया गया कि भारत में इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसके क्षेत्र में कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए इन्होंने अभी मीटिंग की और उसमें ये शीर्षक की रिपोर्ट निकाली। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में जो 2030 तक है, 2030 तक भारत में जो 30% वाहन सड़क पर चलते हैं, वाहन कैसे होंगे, इलेक्ट्रिक होंगे, इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। यानी हमारे जो वाहन है 30%, 100 में से 30% क्या होंगे, इलेक्ट्रिक वाहन 2030 तक चलने लगेंगे। ऐसा लक्ष्य भी इन्होंने रखा है। और ये रिपोर्ट का विमोचन किसने किया, तो इस रिपोर्ट का उद्घाटन या ये रिपोर्ट जारी किसने की, तो इस रिपोर्ट को जारी करने वाले थे राजीव गौबा। राजीव गौबा ये क्या है, ये हमारे नीति आयोग के सदस्य हैं, नीति आयोग के सदस्य। ठीक है, अगर मैं बात करूं नीति आयोग की तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। और ये कैसी है, एक सलाहकारी संस्था है। कैसी है, सलाहकारी संस्था है। यानी इसका काम क्या है, सलाह देना। और इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और इसके वर्तमान अगर बात करूं अधिकारियों की, तो इसके सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। और इसके उपाध्यक्ष अगर बात करूं, इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो अभी इसकी रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि अगले आने वाले 2030 तक हमारे देश में सड़क पर चलने वाले वाहनों की संख्या में 30% वाहन कैसे होंगे, इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। तो ये कदम भी भारत किस लिए उठा रहा है, ये कदम भी भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन को अचीव करने के लिए उठा रहा है। और जिसका लक्ष्य हमने 2070 तक रखा है। 2070 तक हम कैसे होंगे, नेट कार्बन जीरो उत्सर्जन वाले देश बन जाएंगे। चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं कुछ। हाल ही में गिफ्ट सिटी के नए प्रबंध निदेशक और ग्रुप सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी संजय कौल जी को नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है, संजय कौल जी को। संजय कौल, आप मुझे बताएंगे ये जो गिफ्ट सिटी है ये किस प्रदेश के किस शहर में स्थित है। कमेंट में आप लिखेंगे किस प्रदेश के किस शहर में ये स्थित है। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय नेता ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया, तो हमारे जगदीप धनखड़ जी ने इससे इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपने पद से इस्तीफा दिया, तो भारतीय मूल के जो अर्थशास्त्री थे उनका नाम था गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ जी ने क्या किया है, अपने स्थान से अभी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, किस कहां से, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम IMF के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में परीक्षा पे चर्चा 2025 में कितने रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो अभी क्या हुआ, एक हमारे यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है परीक्षा पर चर्चा, परीक्षा पे चर्चा। और इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2018 में इसकी शुरुआत की गई। इसमें होता क्या है, इसमें हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वो क्या करते हैं, छात्रों, अभिभावकों और जो अध्यापक हैं उनसे क्या करते हैं, संवाद करते हैं। तो इसमें अभी 2025 में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। और कितने हुए हैं, तो 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन इस पर हो चुके हैं, यानी पंजीकरण लोगों ने करा दिया है कि हम भी इसमें भाग लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पर परीक्षा पर चर्चा कब हुई, 2018 में
शुरू हुई। और इसमें क्या होता है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो क्या करते हैं, छात्रों और उनके माता पिताओं यानी अभिभावकों और जो वहां के शिक्षक हैं उनसे क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई, 2018 में। तो अब 2025 में इसमें 3.53 करोड़ लोगों ने क्या किया है, लोगों ने पंजीकरण कराया है यानी रजिस्ट्रेशन कराया है। और इस रजिस्ट्रेशन कराने में ये कहां पर रिकॉर्ड हुआ, तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसमें इसको शामिल किया गया है। यानी एक प्लेटफॉर्म पर इतने आदमियों ने कभी रजिस्ट्रेशन एक साथ नहीं कराया। तो मोदी जी ने यहां भी बाजी मार ली। ठीक है, अब बात करें अगर हम किसकी, तो हम बात करें ये परीक्षा पे चर्चा, ये किसका हिस्सा है, तो हमारे यहां अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई और ये इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये इसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिस्सा है। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति जो आई है, ये किस समिति की सिफारिश पर आई थी, तो इसके लिए सिफारिश जो की थी वो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई एजुकेशन पॉलिसी को यानी नई शिक्षा नीति को लाया गया। और ये तीसरा वक्त था यानी तीसरी बार था जब आजादी के बाद नई शिक्षा नीति को लाया गया। और इससे हमारा उद्देश्य है कि हम हमारे जो यहाँ के युवा हैं या जो बच्चे हैं हमारे देश के, उनको हम प्रैक्टिकल शिक्षा ज्यादा दें यानी उनका कौशल विकास कर सके। जो शिक्षा पद्धति मैकाले द्वारा हम पर थोपी गई, जो क्लर्क बनाने के लिए थी, जिसमें आज हम दौड़ रहे हैं सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए, किसी को नौकरी देने के लिए नहीं, तो अब हम इसमें बदलाव कर रहे हैं। यानी हम अपने यहाँ के जो बच्चे हैं उनको इतना कौशल बना सकते हैं कि जिससे वो दूसरे को नौकरियां दें, हम वो नौकरियों के पीछे ना भागे। ठीक है, तो उसके लिए नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। हमारे जो मैकाले हैं उनको क्लर्क की जरूरत थी, तो उन्होंने हमारी शिक्षा को क्या किया था, बर्बाद कर दिया और यहाँ के जो कौशल विकास था उसको खत्म कर दिया। तो अब हमारी सरकार दोबारा से उसको डेवलप करने में लगी हुई है। अब ये देखिए, ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, शिक्षा मंत्री। ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान कौन है, तो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ये क्या हमारे शिक्षा मंत्री हैं। उसके साथ ही अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर शामिल हुए। चलिए, हाल ही में चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बना रहा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं, साथ ही भारत में किस दर्रे से ये नदी प्रवेश करती है। आप दोनों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी को कौन सा नया प्रदूषण नियंत्रक पोत प्राप्त हुआ है, तो आईसीजी को हमारा जो अचल है या अटल है, अटल क्या है, प्रदूषक नियंत्रण पोत अभी दिया गया है। ठीक, हाल ही में भारतीय वायुसेना में मिग लड़ाकू विमान किस वर्ष तक पूरी तरह से रिटायर कर दिए जाएंगे, तो सितंबर 2025 तक ये रिटायर कर दिए जाएंगे और इसके स्थान पर हम एलसीए तेजस को शामिल करेंगे, तेजस को शामिल इसमें करेंगे। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो मैंने अभी पीछे आपको बताई थी 77 भारत की रैंक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में इसरो किस देश के सहयोग के साथ ब्लू बर्ड सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर, हमारा इसरो है। इसरो के जो अध्यक्ष हैं, इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन, इन्होंने अभी बताया कि वी नारायण के अनुसार जो इसरो है, इसरो ये यूएसए की एक कंपनी है जिसका नाम है एएसटी स्पेस, यूएसए की एएसटी स्पेस कंपनी, स्पेस मोबाइल कंपनी, इसने एक क्या किया है, 6500 किलोग्राम वजनी
उपग्रह क्या बनाया है? तो स्पेस यूएसए की स्पेस मोबाइल कंपनी एएसटी ने जिसने क्या किया है 6,500 यानी 6,500 किलोग्राम का एक सैटेलाइट बनाया है जिसका नाम है ब्लू बर्ड सैटेलाइट बनाया है। ये कितना है? 6,500 का किलोग्राम का सैटेलाइट है और इसको भारत में जो भारत का रॉकेट है जिसको हम बाहुबली के नाम से जानते हैं और जिसका नाम है LV-M3 और जिसे पहले हम GSLV यानी जियो सिंक्रोनाइज लॉन्चिंग व्हीकल के नाम से जानते थे। जियो सिंक्रोनाइज लॉन्चिंग व्हीकल MK3 के नाम से जानते थे। इसे अब हमने नाम बदलकर LV-M3 कर दिया है। इससे लॉन्च किया जाएगा और कहां से? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा और श्रीहरिकोटा कहां पर है? तो श्रीहरिकोटा जो हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां से ये इसको लॉन्च करेगा। तो इसरो अभी यूएसए के सैटेलाइट भी लॉन्च करने लगा है। जो हम एक बार साइकिल पर अपने सैटेलाइट को लेकर जाते थे, आज वो अमेरिका के सैटेलाइट भी भारत से लॉन्च करा रहे हैं क्योंकि भारत के लॉन्चिंग जो व्हीकल है वो सबसे सस्ते हैं इनको वहां पर पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये कहां से हो रहा है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं भारत और यूएसए की, भारत प्लस यूएसए, तो भारत और यूएसए ने अभी निशार, कौन सा? तो निशार सैटेलाइट लॉन्च किया। निशार जिसकी फुल फॉर्म क्या है? जिसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार और ये क्या है? एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो भारत और यूएसए की जो कंपनी है इसरो और नासा अंतरिक्ष एजेंसी, वो दोनों मिलकर इसको बना रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं भारत क्या करेगा? गगनयान मिशन अंतरिक्ष में भेजेगा। ठीक है, कब तक? 2027 तक भेजेगा, जिसमें मानव को कहां पर? अंतरिक्ष की सैर के लिए भेजा जाएगा। अब ये जो गगनयान मिशन है इसकी तैयारी भी चल रही है और इसमें 2025 में है। इसमें एक क्या भेजा जाएगा? मानव रहित, यानी जिसमें मानव नहीं होगा, मानव रहित मिशन कब भेजेंगे? तो मानव रहित मिशन 2025 में भेजेंगे। इसके बाद 2026 में भी इसका ट्रायल होगा और 2 मिशन भेजे जाएंगे। ठीक है, 2 मिशन। और 2027 में क्या होगा? मानव सहित यानी इंसानों को फिर इसमें बैठाकर अंतरिक्ष की यात्रा कराई जाएगी। तो इसका लक्ष्य कब तक है? 2027 तक का है। ऐसे ही भारत के कुछ और लक्ष्य अंतरिक्ष में, जैसे 2035 तक हम अपना अंतरिक्ष में क्या कर लेंगे? अंतरिक्ष स्टेशन बना लेंगे। भारत का भी अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो अब तक 2035 तक, जैसे अभी ISS है या चाइना ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाया हुआ है, ऐसे ही भारत का अंतरिक्ष स्टेशन भी 2035 तक बनने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे ही हमने एक लक्ष्य 2040 में इंसान को कहां पर? चंद्रमा पर उतारने का रखा है, यानी चांद पर हम इंसान को उतार देंगे। ठीक है, तो ऐसा लक्ष्य भी हमने रखा है। चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे किसके बारे में? इसरो के बारे में। चलो इसरो की जानकारी भी इधर लिख लेते हैं। इसरो जो भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आजादी वाले दिन 15 अगस्त 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। 1969 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका बंगलुरु में इसका मुख्यालय है और इसके हेड कौन है? तो वी नारायणन इसके हेड है। ठीक, वी नारायणन इसके हेड है। अगर मैं बात करूं इसके कुछ महत्वपूर्ण मिशंस के बारे में, यानी कौन कौन से मिशंस इसके जो हाल ही में चर्चा में रहे या जो इसने लॉन्च किए, कौन कौन से थे? तो जैसे आदित्य L1 मिशन सूर्य की जानकारी के लिए हमने लॉन्च किया। और किससे लॉन्च किया? ये हमने PSLV C57 से लॉन्च किया। वहीं PSLV C58 से हमने कौन सा लॉन्च किया? तो एक्सपोसैट हमने लॉन्च किया। वहीं P59 से हमने कौन सा लॉन्च किया?
तो प्रोबो 3 हमने 59 से लॉन्च किया। ठीक है, तो 59 से हमने ये लॉन्च किया। वहीं अगर मैं बात करूं 60 से हमने कौन सा लॉन्च किया, तो PSLV C60 से हमने स्पेडेक्स मिशन हमने इससे लॉन्च किया। ठीक, तो ये हो गई हमारी जानकारी इसरो के बारे में। चलिए, तो ये इसरो का सैटेलाइट है जो ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी संचार उपग्रह है। संचार उपग्रह कहां पर छोड़े जाते हैं, तो हमारी पृथ्वी की 3 कक्षाएं होती हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो इसकी 3 कक्षाएं होती हैं। 3 कक्षाएं, एक 200 से लगभग 2000 किलोमीटर तक, 200 से 2000 किलोमीटर तक, जिसे हम लो अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। अब 2000 से और लगभग 35,786 किलोमीटर तक ये जो दूरी है, इसको हम मध्य यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। और हाई अर्थ ऑर्बिट, इससे ऊपर वाली जो भी जगह है उसे हम हाई अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ये क्या है, पृथ्वी जियो सिंक्रोनाइज क्या है, यहां पर सैटेलाइट छोड़ जाते हैं, क्योंकि यहां पर जो सैटेलाइट छोड़ेंगे, ये जो कक्षा है इसमें गया हुआ सैटेलाइट पूरे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, जैसे पृथ्वी। यानी अगर इस बिंदु के सामने मैंने यहां पर इसमें सैटेलाइट छोड़ दिया, तो ये भी जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी ये ऐसे ऐसे ही घूमेगा, यानी 24 के 24 घंटे इस क्षेत्र के ऊपर ही रहेगा। अगर यहाँ हमें कम्युनिकेशन करना है तो यहाँ से सिग्नल हमें बराबर 24 घंटे प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए जितने भी संचार उपग्रह हैं वो इसी में घूमते हैं। अगर हम कोई उपग्रह लियो अर्थ ऑर्बिट में यानी निम्न कक्षा में छोड़ते हैं, तो ये एक दिन में कई चक्कर लगा लेता है। ठीक है, मान लिया हमें अभी चाहिए सिग्नल यहाँ पे, और ये अमेरिका में है, तो हमें तो सिग्नल देगा नहीं, तो इसलिए 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम संचार उपग्रह को छोड़ते हैं। चलिए, हाल ही में भारतीय सेना को किस लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त हुई है, तो हमारे यहाँ पर जो अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, जो हमने किससे लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, उनकी खेप पहली पहुंच गई है। हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन योजना किसने शुरू की, तो झारखंड ने शुरू की, जहां कोयले की खदानों में यात्रियों को घुमाया जाएगा। हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा की है, तो हमारे ट्रंप बाबू ने घोषणा की है कि यूएसए से बाहर निकल जाएगा। अफ्रीकी वंश की महिलाओं और बालिकाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने किस 155 वर्ष पुराने रेलवे लाइन पर हेरिटेज ट्रेन का संचालन फिर से शुरू किया है, तो हमारे यहाँ पर जो पश्चिमी रेलवे है उसने एमपी के अंबेडकर नगर के महू से एक ट्रेन गुजरती है, जिसे हम पाताल पानी और कुंडल लाइन, इस पर पाताल पानी और कालाकुंड रेल लाइन पर क्या किया है हमने, हेरिटेज ट्रेन का शुरुआत की है, हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो बी पे हमने क्या किया है, पाताल पानी से कालाकुंड तक हमने रेलवे लाइन शुरू की है। पहले यहाँ पर रेलवे लाइन चला करती थी, लेकिन इसमें यात्रियों की कमी के कारण इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, ये कितना लंबा रूट है, तो ये 9.5 किलोमीटर का लंबा रूट है, और यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, यानी ये यात्रियों के घूमने के लिए ट्रेन है जो पहाड़ी क्षेत्र में, वहां पर सुरमेय की पहाड़ी है, कौन सी, सुरमेय पहाड़ी क्षेत्र में ये लोगों को घुमाती है। यात्रियों की कमी के कारण इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी और कुछ सुविधाओं के साथ इसको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फिर से शुरू किया गया है। अगर मैं बात करूं इस पाताल पानी और कालाकुंड की, तो ये जो हमारे इंदौर के होलकर जो हमारे मराठा साम्राज्यों के एक क्या थे, यहाँ के राजा थे होलकर, उनमें एक राजा हुए जिनका नाम था तुकाजी राव। क्या नाम था,
तुकाजी राव, इन्होंने इसकी शुरुआत 1844 से 86 के बीच कराई थी। ठीक है, तो 1844 के बीच से 86 के बीच इसकी शुरुआत की गई थी, बीच में ये बंद हो गई, अब इसको दोबारा से शुरू किया जा रहा है। ठीक है, इंदौर जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर किसके साथ? सूरत के साथ। ठीक है, इनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सूरत को और इंदौर को किस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर एमपी की, तो चलिए एमपी को एक बार मैप में देखते हैं और फिर से आपको समझाते हैं। तो ये ट्रेन है जो चलेगी कहां पर? हेरिटेज ट्रेन, जो वेस्टर्न रेल यानी पश्चिमी रेलवे द्वारा दोबारा से शुरू की गई है। अब बात करें एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य है तो भारत के भी मध्य में है। इधर से इसका बॉर्डर किससे होता है? तो राजस्थान से। ये वाला बॉर्डर इसका हमारे यूपी से, और ये वाला बॉर्डर इसका छत्तीसगढ़ से, और नीचे वाला बॉर्डर इसका किससे मिलेगा? तो ये वाला बॉर्डर इसका किससे मिलेगा? महाराष्ट्र से, और थोड़ा सा बॉर्डर इसका गुजरात से भी मिलता है। तो ठीक है, कितने राज्य हो गए? तो 5 राज्य है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी और छत्तीसगढ़। अब मैं बात करूं इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी भोपाल है। भोपाल इसकी राजधानी है। ठीक है, तो भोपाल इसकी क्या हुई? भोपाल इसकी राजधानी हुई। यहाँ के सीएम कौन हुए? तो मोहन यादव जी। मोहन यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल का नाम आपको याद होगा, उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के कौन है? राज्यपाल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ के नेशनल पार्क की, तो यहाँ के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो यहाँ के नेशनल पार्क हैं सतपुड़ा, बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा, पेंच। ठीक है, कौन से? तो सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, राजीव गांधी यहाँ पे नहीं, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और इंद्रावती और पन्ना, ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अब बात करूं यहाँ की लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और यहाँ की विधानसभा सीटों के बारे में। तो यहाँ की लोकसभा सीट कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और यहाँ की 230 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो 29, 11 और 230 यहाँ की सीटें हैं। चलिए, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो फ्रांस ने कहा है कि भैया हम देंगे इसको मान्यता। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मंत्रालय राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 से संबंधित है? तो कौन सी है? तो वह सहकारिता। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय की क्या है? ये स्कीम है। अब हाल ही में स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 15 जुलाई को मनाई गई, यानी 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब 15 जुलाई 2025 को इसके 10 साल पूरे हुए। हाल ही में ट्रैकर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा छोड़ा गया? तो ये नासा की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा छोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है? तो हमारे जो सत्यपाल मलिक जी हैं, सत्यपाल मलिक, ये क्या थे? ये जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और मेघालय के क्या रहे? ये राज्यपाल नियुक्त हुए। जम्मू कश्मीर में जब हमने 370 को हटाया, कब हटाया था? तो 6 अगस्त को जब हमने यहां से ये हटाया, और 31 अक्टूबर 2019 को हमने क्या किया था? इसको अलग से
एक राज्य वो यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया था। तो उस समय ये कहाँ के, वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। अगर बात करूं सत्यपाल मलिक की, तो 1974 में ये बागपत से क्या रहे, विधायक रहे। बागपत से विधायक चुने गए। उसके बाद 1980 और 1989 में ये कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के एमपी चुने गए। ठीक है, राज्यसभा के एमपी चुने गए। हाँ, और इन्हीं के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एक थे जम्मू कश्मीर, वो सॉरी, झारखंड के पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम के पिताजी, जिनका नाम था शिबू सोरेन। अभी इनका भी क्या हुआ, निधन हो गया। तो शिबू सोरेन जो झारखंड के पूर्व सीएम रहे और वर्तमान जो सीएम है हेमंत सोरेन, उनके पिताजी थे। अभी उनका भी दिल की बीमारी के कारण क्या हुआ, दिल्ली में उनका क्या हुआ, स्वर्गवास हो गया। तो ये सत्यपाल मलिक जी और ये शिबू सोरेन, जो पहले एक डकैत थे, उसके बाद चुनाव लड़े, और झारखंड जब 2000 में अलग हुआ तो उसके पीछे भी इनकी भूमिका काफी बताई जाती है। तो उसके बाद उसके बाद ये लगभग 3 बार सीएम रहे और अब इनका निधन हो गया। और इनके जो लड़के हैं हेमंत सोरेन, अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का भी गठन किया था। ठीक है, तो ये इनके बारे में जानकारी। हाल ही में किस बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इरडा के जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है अजय सेठ। अजय सेठ जी को इसका नियुक्त किया गया है। हाल ही में कारगिल विजय दिवस हर कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और भारत के बीच होता है। सिंगापुर और भारत के बीच होता है। हाल ही में पीएम मोदी ने सिंगापुर और भारत के बीच, एक मैंने सिम्बैक्स आपको बताया था, सिम्बैक्स, और उसके बाद एक कौन सा हो गया, बोल्ड कुरुक्षेत्र। हाल ही में पीएम मोदी ने किंग चार्ल्स तृतीय को किस अभियान के तहत पौधा भेंट किया? तो एक पौधा मां के नाम, एक पौधा मां के नाम। ठीक है, इसके लिए हमने अभियान के तहत उन्हें एक पौधा भेंट किया। आज का 9वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत में किस खाद्य तेल के आयात को घटा है? यानी भारत में किस तेल के आयात में कमी आई है? तो भारत में जो पाम ऑयल है, कौन सा, पाम ऑयल, पाम तेल ऑयल के तेल में क्या हुई है, इसमें गिरावट आई है। ठीक है, अभी क्या हुआ, तो हम पाम ऑयल का तेल कम खरीद रहे हैं। वहीं सूरजमुखी के तेल में क्या हुई है, इसमें सोया तेल में अभी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोया तेल में हमें वृद्धि देखने को मिली है आयात में। वहीं पाम ऑयल के आयात में कमी देखने को मिली। पाम ऑयल जो इंडोनेशिया और मलेशिया से हमारे देश में मंगाया जाता है और जो हमारे दिल की बीमारी उत्पन्न करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ये जो पाम ऑयल है वो पेस्ट बनाने में, यानी दंत मंजन बनाने में और साबुन बनाने में आदि चीजों में उपयोग लिया जाता है। लेकिन मिलावट वाले ये सस्ता पड़ने के कारण इसको खाने वाले तेल में भी मिला देते हैं, जो हमारे दिल की बीमारी में और नस ब्लॉकेज में जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो मिलावट के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अभी इसके आयात में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सोया तेल, जो सोयाबीन से बनने वाला तेल है, उसके आयात में क्या हुई है, तेजी देखने को मिली है। ठीक, तो ये हो गया हमारा तेल। और ये वाला पेड़ जिससे क्या किया जाता है, ये हमारा पाम ऑयल, ये पाम का पेड़ है तो इससे पाम ऑयल निकाला जाता है। वहीं ये हो गया हमारा सोया तेल, जो हम इन फलियों से निकालते हैं। चलिए, हाल ही में इसरो के प्रमुख वी आर नारायणन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको जो पुरस्कार मिला है वो है जेपी बिरला पुरस्कार। कौन सा? जेपी बिरला पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया गया? तो 26 जुलाई को मनाया गया। इसरो 2026 तक कितने अतिरिक्त नाविक उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो 3 उपग्रह और लॉन्च करने की योजना बना रहा है। लैटिन जीपीटी किस क्षेत्र का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता भाषा मॉडल है? तो जो लैटिन अमेरिकी देश है, लैटिन अमेरिकी देश,
जिसमें मैक्सिको से लेकर और नीचे वाले देशों तक वो सारे क्या हैं जहां लैटिन भाषा बोली जाती है, उनका पहला एआई चैटबॉट है। भारत का पहला एआई चैटबॉट कौन सा है, ये आप मुझे बताएंगे। हाल ही में प्रथम प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है? तो हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो रियाद सऊदी अरब में खेला गया, वहां पर इसका आयोजन हुआ और इसके जो विजेता हैं वो कौन से हैं? वो बने हैं मैग्नस कार्लसन इसके विजेता बने हैं। और जो कहाँ के हैं? नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। तो मैग्नस कार्लसन इसके विजेता बने हैं और रियाद में इसका आयोजन किया गया। रियाद किसकी राजधानी है? तो सऊदी अरब की रियाद राजधानी है। तो ये रहे हमारे मैग्नस कार्लसन, इन्होंने अभी ये टूर्नामेंट जीत लिया है और ये विश्व के चेस के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, जिसमें हमने करंट के साथ साथ उससे जुड़े स्टैटिक्स जीके को पढ़ा। दोस्तों, हम आपके साथ आपके लिए ये प्रयास करते हैं कि जो भी करंट से जुड़े हुए सवाल हैं तथा उनसे जुड़ी हुई जो भी हमारी उससे जुड़े सवाल है उनको भी अच्छी तरह से समझाकर आपके सामने रखें। दोस्तों, हमारा ये प्रयास आप सराह सकते हैं सिर्फ एक लाइक के द्वारा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक भी अवश्य कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।